लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है वो हम समझते हैं। तो देखिए पिछली क्लास में हमने पढ़ा पूरा एक चर वाला रैखिक समीकरण। अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें भी देखिए, इसमें भी क्या होगा, रैखिक है, यानी कि जो भी चर होंगे उनकी घात कितनी होगी, अधिकतम एक घात होगी। और दो चर वाले, इसका मतलब इसमें कितने वेरिएबल होंगे, दो वेरिएबल होंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए इस तरह का कोई इक्वेशन है, 3x प्लस 5y बराबर 15। ठीक है, तो अभी अगर आप देखेंगे तो इसमें दो चर आ रहे हैं, एक x है और एक y है। दो चर हैं या फिर दो वेरिएबल हैं, और दोनों की घात अधिकतम एक है, ऊपर कुछ भी घात नहीं है, इसका मतलब एक घात है। तो यह दो चर है और एक अधिकतम घात है, तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक एग्जाम्पल होगा। ठीक है, ऐसे ही आप काफी सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। अभी जो हमारा टॉपिक है या फिर जो हमारा चैप्टर है, उसमें क्या है, उसमें दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म है। मतलब एक साथ दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो एक रैखिक समीकरण तो यह हो गया, एक और ले लेते हैं कोई एक। ठीक है, तो मान लीजिए इस तरह का है, 5x प्लस 3y बराबर 50। तो कोई दूसरा समीकरण यह हो गया, एक समीकरण यह हो गया। तो इन दोनों समीकरणों को हम एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों समीकरण एक साथ पढ़े जाएंगे। अच्छा, अब एक मजे की बात क्या होती है, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट में रखेंगे बेटा। नेहा रोहिल्ला की आईडी से जो स्टूडेंट है, सभी अपने आप को म्यूट पे रखें। तो देखिए हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि यदि कोई एक चर वाला रैखिक समीकरण है, मान लीजिए ऐसे है, 3x प्लस 2 बराबर 17, यह कोई समीकरण है, तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे केवल और केवल एक। ठीक है, इसका कितने सॉल्यूशन होंगे, केवल एक सॉल्यूशन होगा। अच्छा, एक सॉल्यूशन भी क्या होगा, 3x बराबर 17 माइनस 2, 3x बराबर 15, x बराबर 15/3 बराबर 5। तो x बराबर 5 इसका एक सॉल्यूशन होगा। फिर अभी हम बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण की। तो जब आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण आ जाते हैं ना, तो उनके किसी भी समीकरण के कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट अनंत सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे, अनंत सॉल्यूशन होंगे। वो कैसे, देखिए आप यहाँ पर x का मान कुछ भी रखिए, कुछ भी x का मान रखिए, आपके पास y के मान आते जाएंगे। ठीक है, x का मान मान लीजिए आप 0 रखते हैं, x बराबर यहाँ पे मैंने 0 रखा, तो y बराबर क्या होगा, 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू y बराबर 15। 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, और 0 में कुछ भी जोड़ेंगे वही संख्या आएगी। तो क्या आएगा, 5 इंटू y बराबर 15, और y बराबर क्या आएगा, 15/5। यहाँ ले गए इस 5 को पक्षांतरण करके, तो गुणा में था भाग में जाएगा, 15/5 क्या आएगा, 3। तो x बराबर 0 रखने पर हमारा आ गया है y बराबर 3। एक हल तो यह हो गया। ठीक है, फिर आप x की जगह पे अलग अलग मान रखते जाएंगे ना, तो y के स्थान पर भी अलग अलग मान आते जाएंगे। इसी प्रकार से हम किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल निकाल सकते हैं। ठीक है, और पिछले क्लास में हमने देखा था फिर हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो आप देखिए एक पॉइंट तो क्या हो गया आपका, 0,3 हो गया, क्योंकि x बराबर 0 रखने पर y बराबर 3 आया। तो एक पॉइंट तो हो गया 0,3। ऐसे ही हम दो पॉइंट निकाल लेंगे, कम से कम दो पॉइंट निकाल लें या फिर 3 पॉइंट निकाल लें। फिर हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ पेपर लेंगे, और ग्राफ पेपर पर इन पॉइंट को, जो भी पॉइंट्स हमारे पास आएंगे उनको दर्शाएंगे, उनको निरूपित करेंगे, और उनसे होकर मान लीजिए एक पॉइंट यह आया है 0,3। ठीक है, एक पॉइंट आएगा आपका 5,0, 5,0 आएगा एक पॉइंट। तो इस तरीके से आप कम से कम दो पॉइंट तो निकाल लें। तो 0,3 मैंने यहाँ पर निरूपित कर दिया है, और 5,0 मैंने यहाँ पर निरूपित कर दिया है। तो अभी यदि आप इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो आपको एक सीधी रेखा मिलेगी इस प्रकार से। यह सीधी रेखा कौन सी होगी, यह सीधी रेखा होगी 3x प्लस 5y बराबर 15। तो जो ये हमारी दो चर वाले रैखिक समीकरण की लाइन थी, यह समीकरण यह लाइन को दर्शाता है। अच्छा, y बराबर 3 कैसे आया,
इसमें देखिए हमने क्या माना था, हमें एक समीकरण दिया गया है यह। अभी आपसे क्या बोला जाएगा, यदि आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो इसका आपको ग्राफीय निरूपण करना है या फिर ग्राफीय हल निकालना है। ठीक है, ग्राफीय रूप से दर्शाना है। तो ग्राफीय रूप से दर्शाने के लिए ग्राफ पर हम पॉइंट्स को अंकित करते हैं, निर्देशांक को अंकित करते हैं। ठीक है, तो निर्देशांक कैसे आएंगे, निर्देशांक आप x बराबर कुछ भी मान रखें, उसके करस्पॉन्डिंग या फिर x का अलग अलग मान रखने पर आप y के अलग अलग मान निकाल लें। x बराबर 0 रखा तो x बराबर 0 रखा यहाँ पर, तो y बराबर क्या आएगा आपका 3 आएगा। तो एक पॉइंट यह हो गया 0,3। फिर मैंने क्या किया है, y को मैंने 0 रखा है, तो y को 0 रखने पर x का मान 5 आएगा। तो एक पॉइंट आ गया 5,0, दूसरा आ गया 0,3। तो मैंने ग्राफ बनाया इन दो। मेरी आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज आ रही है बेटा, सभी बच्चों को आ रही है? सभी को मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो ये हमने दो पॉइंट निकाल लिया एक्स और वाई के अलग अलग मान रख के, फिर हमने उन पॉइंट्स को अंकित किया। ठीक है, उन पॉइंट को अंकित किया और उनसे उनको एक लाइन से होकर जोड़ दिया है। तो यह जो लाइन आएगी ना, यह लाइन ही यह समीकरण है। इस समीकरण की क्या बनती है यदि हम इसे ग्राफ पर दर्शाएं, इसे ही नहीं, इनफैक्ट हम कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को यदि दर्शाते हैं ग्राफ पर। अच्छा, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखें बेटा। नेहा रोहिल्ला की आईडी से जो स्टूडेंट है, अभी यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में लिख देना, आप अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यह हमारी जो लाइन आई है, यह जो ग्राफ आया है, वह यह समीकरण को दर्शाता है। अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण हो, उसका जो ग्राफ आता है वह एक लाइन आती है। ठीक है, हमेशा दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो ग्राफ आएगा वह एक लाइन आएगी। तो देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का यदि मैं मानक रूप देखूं, क्या देखूं, मानक रूप देखूं, जिसे कि हम क्या कहते हैं, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होगी? अच्छा, आपने अभी ज्वाइन किया है क्या, संजना देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है? हाँ जी, तो बेटा देखिए, आपको अभी दोबारा तो या तो आप क्लास के बाद रुक जाना या फिर आपको कल रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, कल रिकॉर्डिंग मिलेगी इस क्लास की, आप उसमें देख सकते हैं। कौन सा वाला सम? अच्छा एक मिनट, अभी आप अनम्यूट करके बताइए कौन सा सम बोल रहे हैं। कौन सा वाला सम? नेहा रोहिल्ला की आईडी से जो स्टूडेंट है, अनम्यूट करके बताइए। सर जन साहब ने भी अभी समझाया ना सर, वही वाला। कौन सा समझाया? अभी अभी तो मैंने, सर ये 3x प्लस में 5 y इज इक्वल टू 15, सर यहीं से समझा दो। मैं ये बता रहा हूँ कि जब, अच्छा चलिए आप म्यूट पे करिए अपने को। तो मैंने ये कहा कि सबसे पहले हमने तो केवल इस समीकरण के पहले हल निकाले हैं। कितने हल निकले? दो हल निकले हैं। दो हल तो हमने निकाले हैं, हो कितने सकते हैं, अनंत हल हो सकते हैं। ठीक है, आप x के अलग अलग मान रखते जाइए, y के अलग अलग मान प्राप्त करते जाइए। तो हमें दो हल चाहिए कम से कम इसका ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, और हल निकालेंगे कैसे, x का कुछ भी मान रखें, y का उसके करस्पॉन्डिंग मान आएगा कुछ ना कुछ। तो x और y के इस तरीके से हमें कम से कम दो निर्देशांक निकाल लेने हैं, दो हल निकाल लेने हैं। और जब हम उन्हें दर्शाएंगे और उनको मिलाती हुई एक सीधी सरल रेखा खींचेंगे, तो वह जो सरल रेखा होगी वह इस समीकरण को व्यक्त करेगी। ठीक है, तो चलिए एक बार दोबारा से हम देखते हैं पूरा अच्छे से। मानक रूप क्या होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यह होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, यानी कि जनरल फॉर्म। अब यहाँ पे ए बी सी क्या हो सकते हैं? ए बी सी ये आपकी कोई भी संख्या हो सकती है। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या हो सकती है। ए बी सी की जगह पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यह होता है आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण। अभी ये आपको हल कैसे करना होता है या फिर इसका ग्राफ कैसे बनाना होता है, वैसे हमने एग्जाम्पल की सहायता से देख लिया है। सभी बच्चे इधर ध्यान से देखेंगे।
देखिए सबसे पहले आपको यह आना चाहिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है, उनका मानक रूप क्या होता है। तो इसमें यदि आप देखेंगे तो देखिए चर दो है, एक्स और वाई। ए बी और सी भी चर है अभी के लिए, लेकिन इनकी जगह पे कोई ना कोई संख्या आएगी। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे अभी हमने देखा था ना, 3x + 5y बराबर क्या था, 15 था। ठीक है, तो ए की जगह पे 3 आ गया, बी की जगह पे 5 आ गया और सी की जगह पे 15 आ गया। ऐसे ही सर हमेशा कोई कैसे ना। आया? अच्छा ये उदाहरण है बेटा, ये उदाहरण है, ये आपको एग्जामिनर देगा या फिर क्वेश्चन पूछने वाला देगा हमेशा। ठीक है, तो ये तो हमने जनरल फॉर्म लिखी है। जनरल फॉर्म का मतलब क्या है कि ए की जगह पे भी कुछ भी दे सकता है एग्जाम वाला, बी की जगह पे भी कुछ भी दे सकता है, सी की जगह पे भी कुछ भी दे सकता है। ठीक है, अच्छा अभी हमने यहाँ पे चर क्या क्या लिए हैं यह ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हमने चर लिए हैं एक्स और वाई। हो सकता है एग्जाम वाला एक्स और वाई ना दे के वाई और जेड दे दे, एम और एन दे दे, पी और क्यू दे दे। सर हाँ जी बताइए। सर यहाँ पे एक्स वो एक्स और वाई है, यहाँ पे सर पेपर में कुछ भी वो आ सकती है रकम यहाँ पे सर, जैसे कि ए जेड बी वाई। हाँ जी, तो अच्छा आप एक बार म्यूट तो कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए आपको क्वेश्चन किस तरीके से दिए जा सकते हैं। हो सकता है आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण या तो इस तरीके से दिया जाए, 3x + 5y बराबर 15। अब हो सकता है वो एक्स वाई ना लिख के आपको यहाँ पर p और q दे दे, 3p 5q बराबर 15। हो सकता है वो m और n लिख कर दे दे, 3m + 5n बराबर 15। तो जैसे हम एक्स वाई के लिए सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बाकी के वेरिएबल के लिए भी सॉल्व करना है। केवल चर बदल रहे हैं, तो हमें यहाँ पर जो भी लिख कर दिया जाएगा हम उनके लिए सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इनसे घबराना नहीं है, एक्स वाई की जगह कुछ भी लिख कर दे, वो चाहे MN PQ OR ST कुछ भी लिख कर दे, हम उसी के रिगार्डिंग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं बता रहा था आपको इस तरीके से दिया जाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण, या तो वो डायरेक्ट दे दे या फिर आपको देगा लैंग्वेज की फॉर्म में, एक स्टेटमेंट देगा और उसके हिसाब से आपको समीकरण निकालना होगा। वो भी अभी हम सीखेंगे। जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यह तो हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। अभी आपको इसको क्या ग्राफ पर दर्शाना है। ग्राफ पर दर्शाने के लिए आपको हल चाहिए कितने, कम से कम दो, कम से कम दो। सुविधा के लिए आप 3 लेंगे, हमेशा हमेशा 3 ले। अभी क्या करेंगे, x की जगह पर कुछ भी मान रखें तो उसके रिगार्डिंग y के लिए कुछ ना कुछ मान आएगा। तो आपको ऐसे x की जगह पे 3 मान रखने हैं और y के x के रिगार्डिंग 3 मान रखने पर y के 3 मान ही आपके पास निकल कर आएंगे। जैसे x बराबर 0 रखा तो y बराबर 3 आ गया। फिर आप चाहें तो y के भी मान रख सकते हैं, y बराबर 0 रखा तो x बराबर 5 आ गया। इस प्रकार से अलग अलग मान निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर आप इन पॉइंट्स को, ये जो पॉइंट निकले हैं ना, इनको आप ग्राफ पर दर्शाएं। ग्राफ पर जब इन पॉइंट्स को दर्शाएंगे तो उन पॉइंट्स को मिलाने वाली एक सरल सीधी रेखा खींचे। तो वही सरल सीधी रेखा हमने यहाँ पर खींची भी थी और यही होगी आपकी समीकरण। दो चर वाला जो समीकरण निकलेगा वो यही होगा। ठीक है, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है क्या? जल्दी से बताइए कमेंट करके। यस सर। अच्छा अनम्यूट करके नहीं बता रहा है कोई भी बच्चा। हाँ जी, राहुल गोवाना की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा कहाँ पर समझ में नहीं आया ये बताइए। सर इस पेज का जो आगे है ना, वो अपने नीचे का निकाला था, वो समझ में नहीं आया। ये नीचे का तो बेटा हमने पहले ही निकाला हुआ है। ये तो आपने अभी क्लास ज्वाइन करी है क्या? नो सर, हम ये जैसे आप एन की जगह ये रखते हो ओ, ये तो हमको समझ में आ जाता है। वाई की जगह रखते हो ना, ये समझ में नहीं आता। अच्छा ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर था 3x + 5y बराबर 15। ठीक है, अभी आपने एक हल निकाल लिया, x बराबर 0 रखा आपने, तो y की जगह पे मान आपने निकाल लिया। ठीक है, अभी आप बोल रहे हैं कि सर y की जगह पे यदि रख के देखें, आप कुछ का भी मान रख सकते हो, चाहे x का रखें चाहे y का रखें। अच्छा दोनों का नहीं रखना है, ऐसा मत कर देना x की जगह पे 2 लिख दिया, y की जगह पे 3 लिख दिया, फिर तो आपने पूरा सॉल्यूशन खुद से ही बना लिया। तो हम कोई भी एक चर का मान लेंगे खुद से, दूसरे चर का निकालेंगे। ठीक है, अभी मैंने मान लीजिए y बराबर 0 लिखता हूँ। 0 से फायदा क्या होता है, 0 से हमारी कोई भी एक टर्म पूरी 0 हो जाती है। तो मैं लिख रहा हूँ y बराबर 0।
तो देखिए क्या होगा, 3x प्लस 5 इंटू वाई की जगह 0 लिखा बराबर 15। तो 3x प्लस 5 गुणा 0 0 होगा बराबर 15। 3x प्लस 0, किसी में भी 0 जोड़ेंगे तो 3x ही आएगा बराबर 15। अभी यहाँ पर x के 3 केस में है, गुणा में है। 3x का मतलब क्या होता है, 3 गुणा x बराबर 15। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 गुणा में है, इसे यहाँ दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो यह भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, x बराबर 15/3। तो क्या हो गया, x बराबर 5 आ गया। 3 एकम 3, 3 पंज 15। तो x बराबर 5 आ गया। तो हमारा एक और हल क्या आ गया, x बराबर 5 और y बराबर 0। अच्छा, आपको ग्राफ बनाना तो आता है ना सभी बच्चों को, कि ये निर्देशांक कैसे लिखे जाते हैं? क्या यह आता है क्या सभी बच्चों को? सभी बच्चों को आता है ना, ग्राफ बहुत आसान होता है। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, राहुल गोवाना की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा अगर नहीं आता है तो देखिए, अभी तो हमारे पास जिन भी बच्चों को नहीं आता है ना, तो अभी तो इतना समय नहीं है कि पूरा ग्राफ आपको बताया जाए, क्योंकि हमारे अभी तो तीसरा चैप्टर चल रहा है। तो आप अभी खुद से पढ़ने की कोशिश करेंगे ग्राफ को, और यदि कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो आप अगली क्लास में जल्दी जुड़कर मुझसे पूछ सकते हैं डाउट। ठीक है, ओके सर। तो देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये क्या होते हैं, हमारे निर्देशांक होते हैं। ओके सर। अच्छा, कुछ बच्चे अभी आप म्यूट अनम्यूट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपका यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो देखिए, यह जो होता है ना, सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स निर्देशांक। तो यदि आपका जो भी एक्स का मान आता है, वो सबसे पहले आप पहले लिखेंगे, वाई का हमेशा बाद में लिखेंगे, क्योंकि एक्स वाई से पहले आता है तो इसलिए पहले एक्स का मान, वाई बाद में आता है तो वाई का मान। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है हमेशा निर्देशांक लिखते समय। चलिए, यह तो हो गया हमारा क्या, दो चर वाला रैखिक समीकरण। अभी जो पूरे इस हमारे चैप्टर में है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, अभी तो हमने पढ़ा कोई भी एक समीकरण के बारे में। दो चर वाला रैखिक समीकरण है, लेकिन कितने हैं, एक हैं। अभी हम पढ़ेंगे उनके पेयर के बारे में या फिर उनके युग्म के बारे में। ठीक है, तो अभी आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए जाएंगे, एक साथ दो। तो क्या होंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। दो चर वाले, x बराबर 0 ही होगा, यह जरूरी नहीं है। ये x बराबर 0 और y बराबर 0 मैंने क्यों लिए हैं, क्योंकि इनसे आप देखेंगे, देखिए y बराबर 0 लेने पर यह पूरा 0 हो गया है। आप चाहे तो कुछ भी मान ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी मान ले सकते हैं। x बराबर 1 ले सकते हैं, उसके रिगार्डिंग y की वैल्यू निकाल लीजिए। y बराबर 500 ले सकते हैं, उसके रिगार्डिंग x की वैल्यू निकाल लीजिए। लेकिन आप जितना बड़ा लेंगे ना, उतना ही फिर आपको ग्राफ पे भी बड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपके अंक दूर दूर होते जाएंगे, तो इसलिए बेहतर है आप 0 ले। x बराबर 0 ले लीजिए एक बार, एक बार y बराबर 0 ले लीजिए। दोनों के रिगार्डिंग आप सॉल्यूशन निकाल लीजिए, उनको ग्राफ पे दर्शाइए, उनसे पॉइंट्स को मिलती हुई एक लाइन सरल रेखा खींच लीजिए। वही आपकी क्या होगी, वही आपका समीकरण होगा। ठीक है, तो अभी देखिए हम हमारे 10th के टॉपिक पे आते हैं। अभी 10th के चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, 10th के चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। रैखिक समीकरण के युग्म, तो देखिए, हालांकि है पूरा ये एक ही समीकरण की तरह। मान लीजिए अभी तो हम एक समीकरण पढ़ रहे थे, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अभी दो समीकरण आएंगे एक साथ, तो क्या पढ़ेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस प्रकार से आपके दो समीकरण आएंगे एक साथ। ठीक है, अभी देखिए a1 b1 c1, a2 b2 c2, इनकी जगह पे फिर से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और x और y की जगह पे क्या होगा, mn हो सकता है, pq हो सकता है। लेकिन a1 कॉमा a2, b1 कॉमा b2 और c1 कॉमा c2, इनकी जगह पे क्या होंगी, इनकी जगह पे तो आपकी संख्या ही होंगी।
लेकिन एक्स और वाई की जगह पे आपके क्या होंगे, चर होंगे या फिर वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अभी मैं आपको अनम्यूट करने की परमिशन दे रहा हूं, लेकिन देखिए यदि आप अननेसेसरी अनम्यूट करते हैं तो आपको पता है पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। ठीक है, तो कोई भी बच्चा अननेसेसरी अनम्यूट नहीं करेगा, आपको अपने डाउट पूछने हैं, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्स और वाई की जगह पे कुछ भी चर आ सकते हैं। A1 A2 B1 B2 C1 C2 की जगह पर वास्तविक संख्याएं आएंगी। अब इनको हल कैसे और करेंगे, ये ध्यान। फॉर्मूला है क्या? ये फॉर्मूला फॉर्मूला, है क्या? ये फॉर्मूला नहीं है, ये मानक रूप होता है, जनरल फॉर्म होती है। ठीक है। सर, अच्छा नेहा, हाँ जी बताइए। सर जो यहाँ से आपने अभी बताया ना, ये ए वन और A2 वाला और B1 B2, सर ये दोबारा बताना एक बार एग्जांपल, आपने जो अभी बताया है सर। अच्छा, इसमें अभी एग्जाम्पल बताया नहीं है, मैं एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ आपको। आप म्यूट पे कर लीजिए बेटा। आपको किस तरीके से जिया जाएगा, 3x प्लस 5y बराबर 17, और 3x ना लेके इसको चलिए कुछ और ले लेते हैं, 4x प्लस 7y बराबर 15। तो आपसे क्वेश्चन किस प्रकार के बोले जाएंगे कि ये आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक युग्म दिया गया है, इनका हल ज्ञात कीजिए और इन्हें ग्राफ पर दर्शाइए। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो आप देख सकते हैं एक्स और वाई की जगह पे चर ही है, यहाँ पर एक्स और वाई ही दिए गए हैं, बाकी और जगह संख्याएं दी गई हैं। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे। आप एनसीईआरटी खोलकर भी देख सकते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे। अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे, इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसे आप अभी समझेंगे ध्यान से। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि आखिर इन समीकरणों को बनाते कैसे हैं। उदाहरण के लिए इस प्रकार से पूरा आपको एक स्टेटमेंट लिखकर दिखाया जाएगा। यह स्टेटमेंट दिया है, तो इससे आपको पहले तो ये समीकरण बनाने आने चाहिए, फिर इन समीकरण को सॉल्व करना आना चाहिए, हल निकालना आना चाहिए। हल कैसे निकालते हैं, और हल निकालने के लिए हमारे पास 2 से 3 मेथड होते हैं, वो मेथड आने चाहिए सभी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं सभी मेथड, सभी 2-3 मेथड ये आने चाहिए आपको। उसके बाद आपको इनका क्या बनाना आना चाहिए, ग्राफ बनाना आना चाहिए। ठीक है, इनका ग्राफ बनाना आना चाहिए। तो ये सब कुछ आपको आना चाहिए, ये आपके पूरे तीसरे चैप्टर में है। तो हम एक एक करके अभी हमारी प्रश्नावलियों को शुरू करेंगे। अभी तक तो हम जितना भी पढ़ रहे थे वो सभी निचली कक्षा का था, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो देखिए हमें क्वेश्चन, आपकी जो प्रश्नावली है 3.1, उसमें क्या दिया गया है, उसमें आपको समीकरण बनाना सिखाना गया है। बनाते कैसे हैं यह सिखाया गया है। तो चलिए देखते हैं उदाहरण की सहायता से ही कैसे बनेंगे समीकरण। रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई। रोमिला कोई एक लड़की है, वह स्टेशनरी यानी कि जो कॉफी किताब वाली शॉप होती है उसमें गई है, और 9 रुपए में उसने 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी है। ठीक है, उसकी सहेली सोनाली ने रोमाली के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी, तो उसका भी मन किया खरीदने का। तो उसने 18 रुपए में 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी है। ध्यान रखना है, उसने कितने में, 18 रुपए में 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी है, और उसने 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी है। तो आपको इस स्थिति को सबसे पहले तो बीज गणितीय, अच्छा बीज गणितीय रूप क्या होता है, बीज गणितीय रूप होता है यह एक्स वाई वाला रूप। तो सबसे पहले तो बीज गणितीय रूप में, और ग्राफीय या फिर ज्यामितीय अगर यह दिया गया है तो यह होता है ग्राफ का रूप। इन दोनों में इसे व्यक्त करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें बीज गणितीय रूप निकालना है। अच्छा, जो भी बच्चे क्लास छोड़कर जा रहे हैं बेटा ध्यान रखना है, नेक्स्ट क्लास में फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अभी आप क्लास छोड़कर तो जा रहे हो, नेक्स्ट क्लास में फिर से आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो देखिए हम क्या करते, अच्छा सभी म्यूट पे रखें अपने आप को बेटा। ठीक है, तो दोनों ने क्या चीजें खरीदी हैं, दोनों ने पेंसिल खरीदी है और दोनों ने रबड़ खरीदी है। ठीक है, तो अभी मैं मान लेता हूं कि 2 तो पेंसिल खरीदी है। मैं अभी रोमिला के लिए लिख रहा हूं, मैंने लिखा रोमिला क्या क्या लेके आई, तो मैं समीकरण बनाने की कोशिश करता हूं। 2 पेंसिल खरीदी है उसने, यानी कि 2 तो हो गई पेंसिल,
तो मैंने क्या लिखा, 2 गुना पेंसिल के रुपए, 2 गुना पेंसिल के रुपए। एक पेंसिल जितने की है उसने 2 खरीदी है तो 2 हो गई, 2 गुना पेंसिल के रुपए। और उसने 3 रबड़ और खरीदी है, मतलब उसने 3 गुना रबड़ के रुपए, 3 गुना रबड़ के रुपए, ये दोनों चीजें खरीदी हैं और इनको कुल मिलाकर उसने कितने रुपए दिए हैं, 9 रुपए दिए हैं। तो ये दोनों चीजें खरीदी हैं, दोनों कुल मिलाकर तो प्लस लिखा, और इन दोनों के कितने रुपए दिए हैं, उसने 9 रुपये दिए हैं। तो हमने लिखा बराबर 9 रुपए। ठीक है, मान लीजिए आप पेंसिल लेने जाते हैं और रबड़ लेने जाते हैं। देखिए इस तरीके से समझिए, आप स्टेशनरी की दुकान पर गए, आपने पेंसिल और रबड़ की रेट पूछी तो आपसे दुकानदार ने बोला कि पेंसिल 1 रुपए की है और रबड़ 2 रुपए के हैं। आपने बोला कि 2 तो पेंसिल दे दीजिए, 3 रबड़ दे दीजिए। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 रुपए की एक पेंसिल थी तो 2 पेंसिल कितने की आएंगी, इसका गुणा 2 से करेंगे, मतलब 2 रुपए की तो पेंसिल हो गई। और फिर आपने बोला कि रबड़ एक एक रबड़ कितने का है, 2 रुपए का है, आपको 3 रबड़ चाहिए, तो कितने रुपए के हो जाएंगे टोटल रबड़, 3 गुना 2, यह हो जाएंगे आपके 6 रुपए के। तो कुल रुपए कितने हो गए, 2 रुपए तो टोटल पेंसिलों के और 6 रुपए टोटल रबड़ के। तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, 2 + 6 8 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया है, पेंसिल के रुपए और रबड़ के रुपए हमें अलग अलग पता नहीं है, इसलिए हमने इन्हें इस तरीके से लिख दिया है। क्या यहां तक किसी स्टूडेंट को डाउट है क्या? वाई और एन लिखकर बताएं बेटा जल्दी से कमेंट में। यदि समझ में आ गया है तो वाई लिखें, नहीं आया है, कुछ भी डाउट है तो एन लिखें। अच्छा, नेहा रोहिला की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपको कहां पर दिक्कत है, एक बार अनम्यूट करके बताएंगे। सर कहीं से भी दिक्कत नहीं है। तो आपने नो लिखा है ना? सर कहीं से दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, तो समझ में आ गया है ना सर? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप म्यूट पे कर लीजिए अपने आप को। तो ये तो हो गई हमारे, देखिए इस तरीके से ही आपको समीकरण बिल्कुल अच्छे से बेसिक से समझने हैं कैसे बनाते हैं, तो आप आसानी से कोई भी समीकरण बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो यह तो हो गया आपका एक समीकरण। अभी दूसरा समीकरण क्या बनेगा, दूसरा समीकरण आपको देखना है। देखिए अभी हम बनाते हैं उसकी सहेली सोनाली के लिए। सोनाली ने क्या किया है, सर हाँ जी, जो हाँ जी आपने ये बताइए। लिखा है कि 2 पेंसिल और यही है सर समीकरण। हाँ जी, अभी यही समीकरण अभी बन रहे हैं। तो देखिए सर होता इसमें क्या है ना, हाँ जी, अभी आप कहेंगे कि सर इसमें एक्स और वाई तो आ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो समीकरण यही होते हैं, आप एक बार ध्यान से सुनिए। पेंसिल के रुपए अभी हमें पता नहीं है, तो ये क्या है, थोड़ा बड़ा लग रहा है, लिखने में बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, हम बार बार लिखें पेंसिल के रुपए या फिर रबड़ के रुपए, तो आप कुछ भी मान सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, माना पेंसिल के रुपए, पेंसिल के रुपए तो कितने हो गए, तो अभी हमें पता तो है नहीं कितने रुपए हैं, तो हम मान लेते हैं कुछ भी एक्स मान लिया हमने। और रबड़ के रुपए क्या लिखा, रबड़ के भी नहीं पता है, तो हमने रबड़ के मान लिए वाई। सेम नहीं मानने हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है सेम होंगे या फिर अलग अलग होंगे, तो अभी के लिए तो हम मान लेते हैं दोनों के रुपए अलग अलग हैं। तो पेंसिल के मान लिए एक्स और रबड़ के मान लिए वाई। तो आप इसकी जगह पे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × x + 3 × y बराबर क्या आ गया, 9 रुपए। तो आपका समीकरण क्या हुआ, 2x + 3y बराबर 9। यह आपका समीकरण बन गया है। ठीक है, यह हो गया आपका पहला समीकरण। अभी देखिए यहाँ पर हमें 2 कंडीशन दी गई है, हमारा यहां तक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, यह वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अभी यदि आप दूसरा वाला क्वेश्चन देखें, दूसरा क्या दिया है समीकरण, उसकी फ्रेंड भी गई स्टेशनरी की शॉप पे, उसने 4 पेंसिल खरीदी और 6 रबड़ खरीदे। तो 4 गुना पेंसिल के रुपए, अब पेंसिल के रुपए की जगह में डायरेक्ट एक्स लिख रहा हूं क्योंकि आपको पता है। ठीक है, तो 4 गुना पेंसिल के रुपए प्लस 6 गुना रबड़ के रुपए। तो 6 गुना एक रबड़ का रुपए कितना का है, वाई का, तो एक रबड़ वाई रुपए का है, तो 6 कितने के होंगे, 6 वाई के।
तो 6 इंटू वाई बराबर टोटल रुपए कितने हैं 18, तो हमने बराबर में लिखा 18। तो यह क्या समीकरण हो गया 4x प्लस 6y बराबर 18। तो यदि आप देखेंगे तो यह आपका दूसरा समीकरण हो गया है। एक यह हो गया, दूसरा यह हो गया है। ठीक है, अभी देखिए यहां तक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। इस स्थिति को बीज गणितीय रूप में व्यक्त करना, तो बीज गणितीय रूप में तो हमने व्यक्त कर दिया। यह होता है आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीज गणितीय रूप। यहां तक तो हो गया है। जब हम ये आप निकाल रहे हो आंसर, इनकी हम घटा कर रहे हैं या गुणा कर रहे हैं? कहां पर घटाव गुणा कर रहे हैं बेटा? सर जैसे कि ये 2 गुना सर ये पेंसिल की जितनी भी रकम आती है, जैसे जब 8 आई थी और 9th आंसर था इसका, तो एक बढ़ा चढ़ा के भी कर सकते हैं। नहीं बेटा, वो तो मैंने बस आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था। अच्छा, अभी हमको पता नहीं है कि पेंसिल के रुपए और रबड़ के रुपए कितने हैं, इसलिए हमने एक्स और वाई मान लिए। चर का उपयोग ही वहां पर होता है जहां पर हमको चीजों का पता नहीं होता है। अभी हमें एक पेंसिल का रुपए नहीं, एक पेंसिल का रुपए नहीं पता है, और एक रबड़ कितने रुपए का है ये भी नहीं पता है। तो हमने मान लिया एक पेंसिल x रुपए की है और एक रबड़ y रुपए का है। तो एक पेंसिल जब 1 रुपए की है, सॉरी x रुपए की है, तो 2 पेंसिल कितने रुपए की होंगी 2 गुना x रुपए की। 3 रबड़ कितने के होंगे जब एक y का है, तो 3 होंगे 3 गुना y रुपए के। तो इस तरीके से हमने लिखा है। वो 8 और 9 बेटा उसमें कंफ्यूजन नहीं होता है, वो केवल उदाहरण था, आपको समझाने के लिए बताया गया था। ठीक है, अभी क्लियर हुआ क्या? यदि अभी कोई डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, और भी किसी स्टूडेंट को डाउट है क्या? कुछ भी डाउट आप पूछ सकते हैं, डाउट पूछने में डरना नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया यदि आप देखेंगे तो बीज गणितीय रूप। अच्छा, नेहा रोहिला की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा म्यूट पे करिए। सर लास्ट वाले से बताना एक बारी। लास्ट वाला यहाँ से? यस सर। सर 4x 4 मल्टीप्लाई x प्लस में सर यहाँ से। ठीक, तो देखिए ये समीकरण कैसे आया। अभी आपने ऊपर वाला जैसे लिखा ना, ऊपर क्योंकि 2 पेंसिल थी तो पेंसिलों के रुपए कितने हो गए थे 2 गुना पेंसिल। एक पेंसिल के 1 x रुपए थे, तो 2 के कितने हो गए थे 2x। अभी नीचे उसकी फ्रेंड ने 4 पेंसिल खरीदी है, तो पेंसिल के कुल रुपए कितने हो गए 4 गुना x। ठीक है, अभी एक रबड़ का रुपए कितना है, एक रबड़ का हमने y माना हुआ है, उसकी फ्रेंड ने कितने खरीदे हैं 6 रबड़ खरीदे हैं, तो हमने लिख दिया 6 इंटू वाई, क्योंकि यदि एक रबड़ के रुपए y है तो 6 के कितने होंगे 6 गुना y। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक रबड़ 2 रुपए की आती है, तो आपको 6 रबड़ की कीमत निकालनी है। आप कैसे निकालेंगे 6 गुना 2 ही तो करेंगे, 12 रुपए आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्योंकि हमें रबड़ की कीमत पता नहीं है एक की, तो हमने मान लिया y है। अभी 6 रबड़ कितने के हो गए 6 गुना y के। ठीक है, अभी इन दोनों को मिलाकर यानी कि 4 पेंसिल और 6 रबड़, इन दोनों को मिलाकर कुल कितने रुपए के हैं 18 रुपए के हैं। तो देखिए 4 गुना x, यह तो आ गए आपकी 4 पेंसिलों के रुपए, यह आ गए आपके 6 रबड़ के रुपए। इन दोनों को मिलाकर उसने टोटल कितने रुपये दिए, इन दोनों को जोड़ दिया और यह कितने रुपयों के बराबर है 18, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर उसने 18 रुपए खर्च किए हैं। क्लियर है? अभी क्लियर है क्या? वाई और एन लिख कर बताइए। ठीक है, अभी देखिए यह तो हो गया बीज गणितीय रूप। अभी आता है इसके बाद ग्राफीय या फिर ज्यामितीय रूप। ठीक है, ग्राफीय या फिर ज्यामितीय रूप। अभी देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है ग्राफीय रूप में। तो ग्राफीय रूप में इसे आप कैसे व्यक्त करेंगे, आपको एक समीकरण दिया गया है,
बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे कि आपको इस समीकरण के लिए बताया गया था। तो आपने यहाँ क्या किया था, इसके दो हल निकाल लिए थे। कैसे निकाले थे, कुछ x का मान रखा था पहला और फिर दूसरा x का मान रखा था, y के मान निकाल लिए थे, कुल मिलाकर दो हल या फिर ये पॉइंट निकाल लिए थे दो। इनको आपने ग्राफ पे दर्शाया, इनको मिलाते हुए एक लाइन खींची, सरल रेखा, तो वह आपका ग्राफ पर दर्शाना हो गया। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, इसके लिए पहले दो पॉइंट निकालेंगे या फिर दो हल निकालेंगे। ठीक है, उनको आप ग्राफ पर दर्शाएंगे, उन पॉइंट को मिलती हुई एक रेखा खींचेंगे, तो वो हो जाएगा इस समीकरण के लिए ग्राफ। सेम इसी प्रकार से इस समीकरण के दो हल निकालें, उन्हें ग्राफ पर दर्शाएं और उनको मिलती हुई एक रेखा खींचे, तो वो हो जाएगा आपका नीचे वाले समीकरण के लिए ग्राफ। बस आपको इतना ही करना है। अभी यदि आपको समझ में आया सभी को तो y लिखें, नहीं आया है, कहीं कोई डाउट है तो n लिखें, फिर मैं ग्राफ बनाकर दर्शाता हूं। अच्छा, मैं ग्राफ इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इससे अच्छा हम एक और क्वेश्चन और कर सकते हैं। तो जैसा भी यदि आ गया है समझ तो आप y लिखें, मैं फिर ग्राफ बनाकर नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत आसान है, आपको बस इसके दो हल निकालने हैं और ग्राफ पर दर्शाना है। और यदि नहीं आया है तो मैं बनाकर बता सकता हूं, फिर हम दूसरा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आज क्योंकि टाइम हो जाएगा। जल्दी से बताएं सभी बच्चे कमेंट करके बेटा, सभी बना लेंगे ना ग्राफ। ठीक है, अच्छा देखिए मैं थोड़ा सा जल्दी समझाता हूँ, चलिए मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बच्चों को शायद नहीं आता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा जल्दी समझाता हूँ, जल्दी से समझेंगे। इस वाले समीकरण के लिए मैं बता रहा हूँ, ये नीचे वाले समीकरण के लिए आप खुद से बना सकते हैं। तो क्या है समीकरण, 2x प्लस 3y बराबर क्या है 9। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x का मान क्या रखेंगे, हमें कम से कम दो बिंदु चाहिए, तो हम x का मान 0 रखते हैं। x का मान 0 रखा तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू वाई बराबर 9। 2 इंटू 0 0 होगा, 0 में 3y को जोड़ेंगे तो 3y ही आएगा, तो यहां से आएगा 3 इंटू वाई बराबर 9। 3 को हम यहाँ ले जाएंगे, गुणा में है तो भाग में जाएगा इधर के पक्ष में, तो y बराबर हो जाएगा 9/3 बराबर 3। तो x बराबर 0 रखने पर y बराबर आ गया आपका 3। ठीक है, अभी आप क्या कर सकते हैं, कुछ और रख सकते हैं। चल अच्छा, मैं y को इस बार 0 नहीं रख रहा हूं, मैं एक काम करता हूं, x बराबर 1 ले लेता हूं। चलिए x बराबर 1 लेते हैं तो देखते हैं y का क्या मान आएगा। तो 2 इंटू एक्स का मान हो गया 1 प्लस 3 इंटू वाई बराबर 9। यह हो गया 2 इंटू 1, 2 प्लस 3y बराबर 9। 2 को इधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, 3y बराबर 9 माइनस 2। 9 माइनस 2 क्या होगा 7। तो यह आ गया आपका 3y बराबर 7। और y का मान यहां से क्या आएगा, 3 को इधर लेके जाएंगे दूसरे पक्ष में तो भाग में जाएगा, तो y बराबर होगा 7/3। ठीक है, तो आपके दो बिंदु क्या आ गए, x बराबर 1 रखने पर y बराबर हो गया आपका 7/3। यह क्वेश्चन हो गया। तो हमारे पास दो बिंदु आ गए, x बराबर 0, y बराबर 3। क्या बोल रहे हैं सर, कुछ भी रख सकते हैं x का मान है। हाँ जी बेटा, कुछ भी रख सकते हैं आप, क्योंकि अभी आपको हल निकालने हैं। जब हल होंगे हमारे पास, हाँ जी बताइए, 0 और 1 रख सकते हैं। x का मान, यस सर। x का मान आप, मैं कह रहा हूं कुछ भी रख सकते हैं। x का मान चाहे आप 500 रखिए, 1000 रखिए, 2000 रखिए, जो भी आपका मन करे। x का मान आप -5 रख सकते हैं, -10 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1/2 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, सर आप एक, ये हाँ जी बताइए। बराबर 9 माइनस 2 बराबर में 7 कहाँ से आया सर? अच्छा, ये 9 माइनस 2 किया है ना हमने, ये अलग अलग है। अच्छा, इसे मैं यहाँ लिखता हूँ, 3y बराबर 9 माइनस 2 था, क्योंकि इस दो को हमने यहाँ पक्षांतरण कर दिया तो 3y रह गया, 2 उधर चला गया, तो 3y बराबर क्या हो गया, 9 माइनस 2 बराबर 7।
फिर इस 3 का भी यहाँ पक्षांतरण कर दिया, यह 3 यहाँ गुणा में है, इसलिए यह अभी यहाँ पर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 7/3। ठीक है, आप x का मान कुछ भी रख सकते हैं, किसी भी चर का मान, जरूरी नहीं है मैं जैसे अभी यहाँ पे लिख रहा हूं ना, x का मान मैंने माना है, y का निकाला है, तो आप उल्टा भी कर सकते हैं, y का मान लीजिए, x का निकाल लीजिए, दोनों का नहीं मानना है, किसी भी एक चर का मान मान लीजिए। अभी आपको पता होगा कि देखिए मैं हमेशा 0 0 क्यों मानता हूं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जब मैंने x बराबर 0 माना तो यह वाली मेरी एक टर्म पूरी 0 हो गई, क्योंकि 0 से गुणा हुआ उसका तो 0 हो गई। लेकिन यहाँ पे मैंने किसी को भी 0 नहीं माना, तो देखिए यहाँ पर ये टर्म भी आई, तो मुझे यहाँ पर इसे पक्षांतरण करना पड़ा था एक बार और, लेकिन यहाँ पर ये डायरेक्ट 0 हो गई पूरी टर्म, तो यहाँ पर केवल एक ही टर्म और बची थी मेरे पास, इसीलिए मैं किसी भी एक को 0 मान लेता हूं। आया समझ में? आया क्या? और यदि आप 0 नहीं भी मानते हैं तो भी कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए तो एक बार ग्राफ बना के भी दिखा देते हैं जल्दी से। तो ये आपका इस तरीके से कुछ ग्राफ पेपर आपके पास होगा, यह होती है x एक्सिस, यह होती है y एक्सिस, यह होती है -x, यह होती है -y। ठीक है, एक पॉइंट क्या आया है, x बराबर 0 y बराबर 3। x बराबर 0 कहाँ होता है, अच्छा मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4। ठीक है, तो देखिए जल्दी से समझेंगे, x बराबर 0 y बराबर 3, x बराबर 0 यहाँ होता है आपको पता होगा, और इस पे y बराबर 3 होगा, तो एक बिंदु तो आ गया यह वाला मेरा। कौन सा बिंदु है ये, x बराबर 0 y बराबर 3, यह वाला बिंदु। फिर दूसरा बिंदु क्या है, x बराबर 1 y बराबर 7/3। अच्छा 7/3 का मान क्या होता है, लगभग लगभग होता है 2.33। 7 में 3 का भाग देंगे तो आएगा 2.33। तो x बराबर 1 पर, x बराबर 1 कहाँ है, यहाँ है, तो इसको ऊपर चलेंगे सीध में, y बराबर 7/3 यानी कि 2.33। तो 2 और 3 के बीच में आएगा, लगभग लगभग यहाँ पर आएगा ये पॉइंट। तो ये दोनों पॉइंट आ गए। तो ग्राफ कैसा बनेगा हमारा, इन दोनों पॉइंट को जोड़ती हुई एक लाइन खींचेंगे, इस तरीके से यह ग्राफ बनेगा। और यह ग्राफ कौन सी लाइन का बन गया, इस वाली लाइन का, 2x + 3y बराबर 9, इस वाली लाइन का यह ग्राफ बन गया है। एक लाइन का बन गया, आपसे दोनों समीकरणों के लिए पूछा है, इसके लिए भी बनाना है, तो इसके लिए भी आप सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, सेम तरीका अपनाएंगे। कैसे कैसे करना है, पहले कोई भी एक्स, और कहाँ है ग्राफ, ग्राफ यही आया ना, ये वाली जो लाइन आई है ना, यही ग्राफ है इसका। सर ये हमने डॉटेड पढ़ा है। लाइन कैसे आई? अच्छा ये डॉटेड वाली लाइन नहीं है बेटा, ये लाइन नहीं है, ये मैंने क्या किया है मैं समझा देता हूं। ये मैंने बस आपको इसीलिए दिखाई, ये इस लाइन में कंफ्यूजन हो रहे हो तो ये लाइन नहीं है, यह लाइन नहीं थी, यह बस मैंने इसलिए देखा था कि x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 है, ऊपर y की साइड चलूंगा मैं, तो इसलिए मैं ऊपर चला था y बराबर 7/3 तक। ठीक है, वो कोई भी लाइन नहीं थी, आपका ग्राफ यह है, यह जो लाइन आई है ब्लू कलर की, यह आपका पूरा ग्राफ होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक समीकरण के लिए ग्राफ। दूसरा समीकरण क्या है, 4x + 6y बराबर 18। इसके लिए भी आप दो हल निकालेंगे, और उसको भी सेम इसी तरीके से इसी ग्राफ पर दर्शाना है आपको, अलग से ग्राफ मत बनाइए, इसी ग्राफ पर आप इन पॉइंट पर दर्शा दीजिए और इसी तरीके से लाइन खींच दीजिए। ठीक है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यदि आप इस समीकरण की लाइन खींचेंगे ना, तो देखिए यह समीकरण की लाइन भी सेम लाइन ही आएगी, केवल और केवल सेम लाइन आएगी। ठीक है, तो यही लाइन होगी दोनों समीकरण के लिए। क्या यहां तक किसी स्टूडेंट को डाउट है क्या? यदि कोई डाउट नहीं है तो हम एक क्वेश्चन के लिए समीकरण और बना लेते हैं जल्दी से। अच्छा एक काम करते हैं, पहले हम है ना समीकरण बना लेते हैं, हमारा टाइम हो जाएगा, फिर जिसका भी डाउट होगा वो आराम से डाउट पूछ लेना। तो देखिए हमें क्या पूछा इस बार, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। फिर 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो गया।
तो फिर से हमें इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं, एक मिनट, तो मैं चलिए मान लेता हूं यहाँ पर कि 1 किलो सेब का मान 1 किलो सेब कितने रुपए के हैं माना, ये मैं मान रहा हूं। ठीक है, अच्छा अब एक्स और वाई ना मान के आप कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए, चलिए मैं पी मानता हूं। 1 किलो सेब का मान है पी रुपए, और 1 किलो अंगूर का मान रुपए कितने हैं, रेट कितनी है, मान लेते हैं क्यू रुपए। ठीक है, 1 किलो सेब के मान लिए पी रुपए और 1 किलो अंगूर के मान लिए क्यू रुपए। अब 2 किलो सेब 1 किलो के पी है, तो 2 किलो के कितने हो जाएंगे, 2 गुणा पी। ठीक है, और 1 किलो अच्छा अंगूर, तो नहीं आ रही क्या नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं दिख रही? सर। स्क्रीन तो दिख रही है बेटा मेरी, एक बारी आप अपने नेटवर्क कनेक्शन चेक करेंगे, स्क्रीन क्लियर है मेरी। ठीक है, तो देखिए 1 किलो सेब के रुपए मान लिए हमने पी रुपए, और 1 किलो अंगूर के भी मान लिए क्यू रुपए। तो 2 किलो सेब के रुपए कितने हो गए, 2 गुणा पी, क्योंकि 2 किलो और 1 किलो के रुपए कितने हैं पी, तो 2 गुणा पी हो गए। और 1 किलो अंगूर के कितने हो गए, 1 गुणा क्यू। ठीक है, 1 गुणा क्यू। और इन दोनों को मिलाकर टोटल कितने रुपए के हो रहे हैं, ये 160 रुपए के हो रहे हैं। तो इन दोनों को यदि हम जोड़ दें, इन दोनों रुपयों को, तो ये हो रहे हैं 160 रुपये। तो क्या आ गया, 2p प्लस 1 इंटू क्यू क्या होगा, क्यू बराबर 160 रुपये। तो एक समीकरण तो हो गया है यह। सेम ऐसे ही यदि हम दूसरा समीकरण बनाने चाहें, 4 किलो सेब, तो 4 किलो सेब के रुपए कितने होंगे, 4 गुणा 1 किलो के कितने हैं, 1 किलो पी रुपए के हैं, तो 4 किलो 4 गुणा पी के होंगे, प्लस 2 किलो अंगूर, 1 किलो अंगूर कितने के हैं, क्यू के, तो 2 किलो अंगूर कितने के होंगे, 2 गुणा क्यू के। और इन टोटल कितने रुपए होंगे, 300 रुपए। तो टोटल आपके आ गए हैं 300 रुपये। ठीक है, तो क्या आएगा, 4p+2q बराबर 300। यह हो गया आपका दूसरा समीकरण। तो यहां तक आपके बन गए हैं यह समीकरण। अच्छा एक मिनट, यह आपके दोनों क्या बन गए हैं, समीकरण। एक तो यह बन गया, एक यह बन गया। अभी हमने पिछली बार एक्स वाई लिया था, इस बार पी क्यू ले लिया। कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, पर ज्यादातर हम एक्स वाई लेते हैं, क्योंकि हमें एक्स वाई की आदत होती है। तो यदि आप इन्हें एक्स वाई में लिखना चाहें तो पी की जगह एक्स लिख दीजिए, 2x+y बराबर 160 लिख लीजिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x+2y बराबर 300। तो कुछ भी लिख सकते हैं आप। आपके अब ये दोनों समीकरण आ गए। फिर से आप, आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? अच्छा, संतोष कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा मेरी आवाज आ रही है? आप म्यूट पे रखें अपने आप को, एक बार इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए। तो देखिए बीज गणितीय रूप में तो हो गया यह व्यक्त, फिर अभी ज्यामितीय रूप यानी कि ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है। तो फिर से इनका आप हल निकालें, हल निकालने के बाद फिर से इनको ग्राफ पर दर्शाएं। ठीक है, पहले आप, ना स्क्रीन भी नहीं दिख रही सर। अच्छा आपके शायद नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, एक बारी रीजॉइन कर लीजिए, रीजॉइन कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से आप दो चर वाले रैखिक समीकरण को बीजगणितीय और ग्राफीय यानी कि ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। अच्छा आप 1 मिनट यदि वेट करेंगे तो देखिए अभी आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिखा देते हैं। सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? सर ठीक है, जूम कर दो। क्या? जूम कर दो। अच्छा जूम करना है, ठीक है, 1 मिनट। अच्छा ये जूम में बेटा दिक्कत आएगी, ठीक अभी शायद आपको दिख रहा होगा। तो देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे प्रश्नावली 1.1 में, यदि आप देखेंगे ना, सॉरी 3.1 में।
तो देखिए यहाँ पे आपको ये समीकरण दिए गए हैं और इनको इसी प्रकार से, ये वाला क्वेश्चन था उदाहरण 2 जो कि हमने सॉल्व किया था। इसके सबसे पहले आपने हल निकाले, तो दोनों समीकरणों के हल निकाले, एक्स के इन्होंने कुछ कुछ मान रखे, वाई के कुछ कुछ मान निकाल लिए हैं, ठीक है, दोनों समीकरण के लिए। और फिर दोनों समीकरणों को इन्होंने हल किया, जैसा कि मैं बता रहा था कि इनकी एक ही लाइन आएगी, तो इनकी एक ही लाइन आई है, ठीक है। तो अभी आपके लिए नेक्स्ट क्लास का होमवर्क क्या रहेगा, आप प्रश्नावली 3.1 प्रश्नावली पूरी सॉल्व करके आएंगे। जैसा कि देखिए उदाहरण 3 है, उदाहरण 3 में आपको दिए गए हैं समीकरण दिए गए हैं, तो आपने पहले इनके हल निकाल लिए और फिर इन दोनों को जब ग्राफीय रूप में दर्शाया तो 2 लाइन आई इस प्रकार से अलग अलग, ठीक है। हमेशा ही आपको लाइन मिलेंगी, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि किसी का कोई डाउट है तो